उन आगंतुकों को देखते तो कभी अपनी पत्नी और उनके रिश्तेदारों को देखते। मयंक को देखते योगेश अपनी गंदी बत्ती से निकालते हुए बोला, ये लो, मयंक लल्ला भी आ गए। पूनम जी ने आशा के विपरीत मयंक को हंसते हुए अपने बगल में बैठने का इशारा किया और फिर सामने की ओर देखकर बोली, ये मयंक है मेरा बेटा और सोनम का बड़ा भाई। मयंक हैरान रह गया था, आज माँ को क्या हो गया। अकेले में भी सोनम से किसी तरह का रिश्ता मानने से इनकार करने वाली उसकी माँ आज बाहर से आए हुए आगंतुकों के सामने उसे सोनम का बड़ा भाई बता रही है, और वो भी इतनी सहजता से। कुछ तो गड़बड़ है। ये मामा जी मामी जी तो कल सगाई के बाद ही जाने वाले थे और ये अभी तक डटे हुए। माँ का ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट नेचर होना मयंक बाबू लंबा झोल लग रहा है ये। उसने अपनी आंखें सामने बैठे हुए मेहमानों पर टिका दी थी। देख रहे हो आप सब जने, जब मोड़ी को भाई तो सुंदर है गो, तो फिर खुद मोड़ी कितनी सुंदर होएगी। वो तो आप सब जने लेट हो गए ना, तो मोड़ी को भी एक झलक तो देख ही लेते। योगेश ने सामने बैठे हुए आगंतुकों से खीसे निपोड़ते हुए कहा, ओह तो ये सब यहाँ सोनम के रिश्ते के लिए आए हुए हैं, पर इन्हें मैंने कहीं तो देखा हुआ है। मयंक मनी मन सोच रहा था। लल्ला क्या सोच रहे हो? सुधा ने अतिरिक्त लाड जताते हुए कहा, जे तो अस्थाना साहब है, फरिया वाले। मथुरा के पास एक छोटा सा कस्बा है फरिया। अरे कल जे हमें मिले हते ना तुम्हारी सगाई में, तो वहीं पर इनने अपनी सोनम को देखो हो, तो इन्हें तो हमारी सोनम बहुत ही अच्छी लगी। सुधा अपनी रॉ में कहीं चली जा रही थी। इस बात से अनजान की मयंक के फेशियल एक्सप्रेशन सोनम की शादी की बात सुनकर बिगड़ते ही जा रहे थे। योगेश शायद इस बात को समझ गया था और वो बार बार सुधा को कोहनी मारकर चुप रहने का इशारा कर रहा था, पर सुधा तो मिस्टर अस्थाना और उनके बेटे का गुणगान करने में इतनी बिजी थी कि उसने योगेश के इशारे पर ध्यान ही नहीं दिया। माफ कीजिए, पर मैं अभी सोनम की शादी करने में कतई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मयंक ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर बहुत ही आराम से कहा। हैं? जे का कह रहे हो तुम लल्ला? पूनम के साथ साथ योगेश और सुधा दोनों के ही कान खड़े हो गए थे और वो आंखें फाड़े मयंक को ही घूरे जा रहे थे। अस्थाना साहब फरिया के बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन हैं। अमरीश की बहुत बड़ी दुकान होती है इलेक्ट्रॉनिक सामानों की फरिया में। अब पूरे फरिया में इनके जैसा दूसरा कोई ना है। सुधा ने अपना ज्ञान बघाड़ते हुए कहा। मयंक ने एक उपेक्षित सी नजर अपने ठीक सामने बैठे हुए लड़के पर डाली। लड़का नाम से अमरीश और शक्ल से शक्ति कपूर लग रहा था। जामुन का कलर और बैंगन की शेप वाले लड़के के साथ मैं अपनी छुई सी बहन की शादी करूंगा? ये बात इन लोगों के दिमाग में आई भी तो कैसे? मयंक बैठे बैठे गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। मामी जी, बिट्टू अभी पढ़ रही है तो फिलहाल उसकी शादी करने का सवाल ही नहीं उठता, और वैसे भी मैं बिना उसकी मर्जी जाने शादी के लिए हाँ नहीं कर सकता। मयंक ने बिना किसी भाव के अपनी बात कह दी। पर अब सोनम के माँ बाप भी तो यहीं बैठे हुए हैं और उन्होंने तो इस शादी से कोई एतराज़ नहीं जताया। अस्थाना साहब ने ललचाई नज़रों से पूरी कोठी पर नजर डालते हुए कहा, सोनम के लिए उसका माँ और बाप मैं ही हूँ, समझे आप? मयंक का स्वर तेज हो गया था। इससे पहले कि मैं आप सबकी शान में और कसीदे पढ़ूं, आप यहाँ से जा सकते हैं। मयंक ने अपने हाथों से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। पूनम जी गुस्से से फट पड़ी। ये क्या तमाशा लगा रखा है मयंक? सोनम की शादी हो जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? घर बैठे बिठाए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता है उस अनाथ को। पूनम जी बेरुखी से बोली। आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से। आपका जो भी समय बर्बाद हुआ है उसके लिए सॉरी। सत्येंद्र जी अपनी जगह से उठकर अस्थाना साहब की तरफ बढ़ गए थे और अस्थाना और फैमिली से जब ये कहा तो वो लोग गुस्से से भुनभुनाते हुए वहाँ से ये कहकर निकल गए कि हम कोई मरे ना जा रहे हते जा शादी को, तुम्हारे घर से ही फोन आयो हतो जा रिश्ता के लाए, और अब बेइज्जती करके वापस भेज रहे हो। जे कोई बात होती है? मयंक पीछे से गेट तक आया और जोर से चिल्लाकर कहा, जाइए जाइए और अपने इस अमरीश की शादी किसी ललिता पवार से करवाइए। बड़े आए मेरी बिट्टो से शादी करने वाले। अब उसके दिमाग में अस्थाना की लास्ट कही बात घूम गई कि उन्हें यहीं से फोन गया था इस रिश्ते को करने के लिए। यहाँ से किसने फोन किया था इन लोगों को, और वो भी बिना मेरी जानकारी के? मयंक का दिमाग खराब हो चुका था। सबको साफ सुन गया था मयंक की बात सुनकर। सत्येंद्र जी आराम से सोफे पर बैठकर अब इस मैटनी शो का फुल मजा लेने को तैयार थे। अब आप में से कोई बोलेगा या फिर आप किसी को कुछ याद नहीं आ रहा है? मयंक ने योगेश और सुधा को घूरते हुए कहा। जे तो तुम्हारी बहुत गलत बात है लल्ला। एक तो हम तुम्हारी बहन को रिश्ता करवाए रहे थे और तुम होके हम पे ही गुस्सा कर रहे हो। योगेश हकलाते हुए बोले, छोटी मेरी बहन है, मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए क्या करना और क्या नहीं इस बात को तय करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। और वैसे भी छोटी के लिए सच में चिंता करना या फिर उसके लिए कुछ अच्छा सोचने की उम्मीद करना मैंने इस घर के लोगों से बहुत पहले ही छोड़ दी है। मयंक ने तिरछी नजरों से पूनम जी की तरफ देखते हुए कहा, देख लियो जिज्जी, जे लल्ला तो हम पे ही गलत इल्जाम लगा रहे हैं। योगेश ने पूनम जी की तरफ मुंह बनाकर बोला, मयंक ये क्या तरीका अपने मामा जी से बात करने का? हाँ। पूनम जी नाराजगी के साथ बोली, तो फिर इन्हें भी समझा दीजिए कि आइंदा ये मेरे और खास तौर पर बिट्टो के मामलों से उचित दूरी बनाकर रखें। वो तैश में आकर बोला, अरे हम तो वहाँ अनाथ को एक परिवार देने की सोच रहे थे, इतो अच्छो घर बार
ऐसे घर पे बैठे बिठाए नाय मिलाते लल्ला। अब ढूंढत रहियो जा परिवार के जो कोई बढ़िया घरवार। सुधा ने आग उगलते हुए कहा, अगर वो परिवार वाकई में इतना अच्छा है तो फिर आप क्यों नहीं शादी कर देते हैं रजनी की उस अमरीश से? मयंक ने व्यंग से कहा। हैं? जे क्या कह रहे हो तुम लल्ला? सुधा और योगेश दोनों के मुंह हैरानी से खुले रह गए थे। हम अपने फूल सी मोड़ी को महाती के साथ न्याय ब्याहेंगे, चाहे भले हमारी मोड़ी जिंदगी भर घर बैठी रहे। सुधा ने तैश में आकर कहा। रियली? और आप चाहती हैं कि मैं बिट्टू की शादी उस बैंगन से कर दूं? मयंक ने चिढ़कर कहा। सत्येंद्र जी चुपचाप अपनी जगह पर बैठे हुए अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे, और बाहर से ऐसा दिखा रहे थे कि वो मयंक के इस व्यवहार से सच में दुखी थे। मयंक? पूनम जी इससे आगे कुछ कह पाती, मयंक ने उनकी तरफ नाराजगी से देखते हुए कहा कि माँ, मेरी सगाई हो चुकी है और अभी फिलहाल शादी में समय है, तो अब मामा जी और मामी जी अपने घर वापस जा सकते हैं। जिज्जी? योगेश ने पूनम जी की तरफ परेशान भाव से देखते हुए कहा, पर मयंक के लहजे को देखते हुए पूनम जी कुछ भी बोल न सकी और वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। माँ, मयंक ने पीछे से उन्हें टोक दिया। पूनम जी गुस्से से भरे नेत्रों से मयंक को देख रही थी। आपको या किसी और को भी बिट्टू की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी उसका भाई जिंदा है, उसकी केयर और उसका सपोर्ट करने के लिए। पूनम जी मुंह फुलाकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। और सुनिए, अगले 1 घंटे में मैं आप दोनों को स्टेशन छोड़ने जाऊंगा, तो आप दोनों अपनी तैयारी करके रखिएगा। मयंक ने योगेश और सुधा की तरफ बिना देखे ही बोला और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। योगेश और सुधा दोनों ने एक दूसरे को बेचारगी से देखा और बुझे मन से अपनी पैकिंग करने के लिए चल दिए। ले नाम भगवान का, मुंह काला हो शैतान का, सत्येंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर की ओर निकल गए। कुछ देर बाद मयंक अपने एक ट्रॉली बैग के साथ बाहर हॉल में आया, जहाँ पर योगेश और सुधा दोनों ही मुंह लटकाए अपने अपने लगेज के साथ बैठे हुए थे। माँ, मयंक ने हॉल से ही पूनम जी को आवाज लगा दी। पूनम जी आधे अधूरे मन से बाहर आईं और अपने भाई भाभी के साथ मयंक का लगेज देखकर चौंक गई। मयंक, ये सब कहाँ है? तू कहाँ जा रहा है अब? पूनम जी हैरानी से बोली। माँ, मामा जी मामी जी को स्टेशन छोड़कर मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। पर तेरी तो अभी छुट्टियाँ बाकी थी ना? पूनम जी की हैरानी कम नहीं हो रही थी। अब कभी वापस आऊंगा जब यहाँ मुझे घर वाली फीलिंग होगी। ऐसे तो अकेले मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, मयंक ने सपाट लहजे में कहा और योगेश की तरफ देखकर बोला, चले मामा जी। हाओ हाओ, अब जब तुमने सोच लिया कि हमें हमारे घर भेजवे की, तो फिर चलनो ही चलनो है। योगेश ने झूठ मूठ की उदासी दिखाते हुए कहा। मामा जी, ये आपकी बहन का भी घर है जो इत्तेफाक से मेरी माँ है। आप जब चाहें तब आ सकते हैं अपनी बहन से मिलने के लिए। ये बात सुनकर योगेश और सुधा के चेहरे खिल उठे थे। पर आपकी ये सुविधा तब तक जारी रहेगी जब तक कि आप अपनी बहन से मिलने आने की जगह मेरी बहन की जिंदगी में खुरपेंच ना करें। इतना सुनते ही एक बार फिर से योगेश और सुधा के मुंह लटक गए थे। पूनम जी ने मयंक से कुछ भी नहीं कहा, पर सत्येंद्र जी ने मयंक के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा कि अपना ध्यान रखना बेटा, और बेकार का स्ट्रेस मत लेना, सब ठीक होगा। अरे घर परिवार में ये सब चलता रहता है। मयंक ने सत्येंद्र जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, पापा, और आप भी अपना और माँ का ध्यान रखना। मयंक ने पूनम जी के पैर छुए। पूनम जी के हाथ तो मयंक के सर पर गए, पर मुंह से कुछ ना निकला। इसके बाद मयंक ने सत्येंद्र जी के पैर छुए तो उन्होंने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा कि बेटा जब बाप के बराबर आ जाए तो उसे गले लगाना चाहिए, और अगर बेटा तेरे जैसा दोस्त हो तो उसे हाई फाइव भी देना चाहिए। मयंक ने मुस्कुराते हुए सत्येंद्र जी के साथ हाई फाइव किया और योगेश और सुधा को बाहर जाने का इशारा करते हुए बाहर पोर्च में खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पूनम सूनी आंखों से मयंक को बाहर जाते हुए देख रही थी, पर गुस्सा इतना था कि मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया बेटे के बाहर जाते समय। तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारा ये गुरूर किसी दिन तुम्हारे साथ साथ इस घर को भी ले डूबेगा और इस घर में रहने वाले लोगों को भी। सत्येंद्र जी बाहर मयंक को बाय बोलकर अंदर आते हुए बोले, तो क्या करूं मैं उस लड़की के लिए? अपने मामा मामी से और अपनी माँ से बदजबानी कर रहे लड़के के पैर पकड़कर उससे माफी मांगती मैं? पूनम जी का इतनी देर से बंद गुस्सा बाहर निकल पड़ा। आप और आपका लाडला बेटा बहुत ध्यान से सुन लो, मैं उस अनाथ को अपनी बेटी नहीं मानती हूँ और अपनी इस बात पर मैं मरते दम तक कायम रहूंगी। पूनम जी वहाँ से तनखनाती हुई उठकर अंदर चली गई। किचन के दरवाजे की ओर से शांति चुपचाप ये सब तमाशा देख रही थी। बाबूजी, चाय बना दूं? शांति जानती थी कि सत्येंद्र जी टेंशन के समय चाय पीना पसंद करते थे। शायद गर्म चाय के कप से निकलते धुएं में कुछ देर के लिए सही, पर वो अपनी टेंशन को भी उड़ा देते थे। बना दो, पर थोड़ी कड़क बनाना। सत्येंद्र जी उठकर लिविंग रूम की तरफ चले गए और सोचने लगे कि पता नहीं कब उस बिन माँ की बच्ची को माँ का प्यार नसीब होगा। उधर फ्लाइट में अमित और सोनम की सीट पैरेलल रो में आगे पीछे थी, पर सोनम ने अमित को उसकी सीट पर बैठते हुए देख लिया था। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के कुछ देर बाद जब एयर होस्टेस सोनम की सीट तक चाय पानी के लिए पूछने आई तो पहले तो उसने मना कर दिया। वो एयर होस्टेस आगे बढ़ गई, फिर उसे कुछ याद आते उसने एक्सक्यूज मी कहकर एयर होस्टेस को वापस अपनी तरफ बुलाया। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? एयर होस्टेस ने बहुत ही सहजता से पूछा। वो क्या आप हमारा ये काम कर देंगी?
और इतना कहकर सोनम ने उस एयर होस्टेस के कान में धीरे से कुछ कहा और वो एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। एक्सक्यूज मी सर। वो एयर होस्टेस अब अमित की सीट के सामने खड़ी थी और उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें एक कोल्ड कॉफी का कैन और साथ में एक छोटा सा नोट रखा हुआ था। अमित ने अपने कानों से लीड निकाली और बड़े एटीट्यूड के साथ एयर होस्टेस की तरफ देखकर बोला कि आर यू सेइंग समथिंग टू मी? दिस कोल्ड कॉफी इज फॉर यू सर। एयर होस्टेस उसी सौम्य मुस्कुराहट के साथ बोली। बट आई डोंट थिंक आई हैव ऑर्डर्ड एनीथिंग। अमित ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। एक्चुअली दिस कॉफी एंड दिस नोट इज फॉर यू सर। हैव अ सेफ एंड प्लेजेंट जर्नी। वो एयर होस्टेस अमित के हाथों में वो कोल्ड कॉफी का कैन और एक छोटा सा नोट पकड़ाकर चली गई थी। अमित ने हैरानी से जाती हुई एयर होस्टेस को देखा और मन ही मन सोचा कि अजीब जबरदस्ती है यार। फिर उसका ध्यान कॉफी के साथ वाले नोट पर गया। उसने कॉफी के कैन को एक तरफ रखा और जल्दी से वो नोट पढ़ने में लग गया। कोल्ड कॉफी पी लीजिए, गर्म दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इतनी अक्ल आ जाएगी कि एक लड़की से कैसे बात करते हैं। हमारी बात पढ़कर गुस्सा मत कीजिएगा और हाँ, कॉफी जरूर पी लीजिएगा। अमित ने नोट को तोड़ मरोड़ कर सीट के बगल में बने एक छोटे से नेट की पॉकेट में डाल दिया था और मन ही मन भुनभुनाते हुए बोला कि What the hell is this? इतना कहकर वो इधर उधर देखने लगता है कि कौन थी वो लड़की जो उससे अमित रघुवंशी को तमीज से बात करना सिखा रही थी। उधर सोनम अपनी सीट की ओर से अमित के गुस्से वाला रिएक्शन देखकर बोली, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो एक नंबर के खड़ूस, सड़ू और एरोगेंट इंसान है। कहाँ तो इन्हें मैनर सिखाने चली है, दूर रहे इनसे, इसी में तेरी भलाई है। और सोनम चुपचाप अपनी सीट पर सीधे होकर बैठ गई। दिल्ली से पुणे के लिए जाने वाली फ्लाइट करीब 2 घंटे बाद पुणे के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी। सब अपने अपने लगेज को कलेक्ट करके एयरपोर्ट से बाहर निकलने में लगे थे। सोनम ने अपना लगेज कलेक्ट किया और जैसे ही वो अपना बैग लेकर पीछे मुड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने अमित खड़ा था, शायद अपने लगेज का वेट कर रहा था। अमित का ध्यान सोनम की तरफ नहीं था, पर अमित के सामने होते ही सोनम एक बार फिर से परेशान हो गई थी। धक 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 धक। सोनम खुद को नॉर्मल दिखाने के चक्कर में वहाँ से जैसे ही जल्दी से जाने के लिए आगे बढ़ी, उसके ट्रॉली बैग का एक रोलर अमित के पैर पर चढ़ गया और अमित आउच कहकर अपने पैर की तरफ झुक गया। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। सोनम अपने लगेज को छोड़कर अमित के पास नीचे ही बैठ गई और वो उसके पैर को देखने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसका दिल अब भी 100 की स्पीड से धड़क रहा था और वो खुद को जैसे तैसे संभाले हुई थी। इस समय उसका ध्यान अमित के पैर के ऊपर था। प्लीज लेट मी चेक, सोनम ने कहा और अमित के पैर को अपनी उंगलियों से छूकर देखने लगी। अमित के शरीर में न जाने कैसा पर कुछ बिजली के करंट जैसा फील होने लगा और वो एक पल को अपना एटीट्यूड, अपनी अकड़ और अपनी एरोगेंसी भुलाकर सोनम के चेहरे की तरफ एक टक देखने लगा। सोनम की बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें अमित को मौन निमंत्रण दे रही थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर इधर उधर लहरा लहरा कर उसे परेशान कर रहे थे, जिन्हें वो बड़ी नजाकत और सलीके से अपने कानों के पीछे कर रही थी। इस समय अमित के दिल का हाल भी बहुत कुछ सोनम के दिल के जैसा ही हो रखा था। बेतहाशा धड़के ही जा रहा था। इस बात से अनजान कि दोनों दिलों के यूं बेतहाशा धड़कने का सबब तो वो दोनों खुद ही थे, जो कि इस समय एक दूसरे के आमने सामने ही बैठे हुए थे, एक दूसरे की फीलिंग से अनजान। अमित सोनम की बड़ी बड़ी गहरी आंखों में देख रहा था और अचानक से सोनम की नजरें खुद को देखती हुई अमित की तरफ चली गई। वो असहज हो गई थी और तुरंत ही उठकर खड़ी हो गई। अमित को भी शायद अपनी गलती समझ में आ गई थी और वो भी अपने पैर को छोड़कर खड़ा हो गया। आपकी आंखें सही से काम करती है ना? अमित ने सोनम की तरफ देखा और फिर खुद को व्यवस्थित करने में लग गया। अब क्या मतलब है आपका? सोनम उसे हैरानी से देख रही थी। दिल्ली से लेकर यहाँ पुणे तक मैं ही मिल रहा हूँ आपको टकराने के लिए? अमित उखड़े हुए स्वर में बोला। देखिए आप। सोनम इसके आगे कुछ और भी कह पाती कि मिस्टर एरोगेंट फिर से बोल पड़े। आपके हैप्पी लाइफ के लिए 2 सजेशंस दे रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला, अपनी आंखों को खोलकर और बालों को संभाल कर रखिएगा। सोनम हैरान होकर सुन रही थी। दूसरा सजेशन बहुत जरूरी और ध्यान देने वाला है, मुझसे दूरी बनाकर रखिएगा। जितना मुझसे दूर रहेंगे आपकी जिंदगी में खुश रहने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। अमित ने अपना लगेज कलेक्ट किया और वहाँ से आगे बढ़ गया। एक्सक्यूज मी, सोनम उसके पीछे पीछे भागती हुई आई। अमित बुरा सा मुंह बनाकर रुक चुका था। आप खुद को समझते क्या है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें कि हमारी आंखों को और हमारे बालों को हम हमेशा ही संभाल कर रखते हैं। अमित ने इधर उधर देखते हुए जैसे एक बार सोनम के चेहरे की तरफ देखा तो फिर देखता ही रह गया। और दूसरी बात कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपसे दोबारा मिलेंगे? जहाँ आप होंगे ना, हम तो उस जगह पर पैर भी रखना पसंद नहीं करेंगे। अगर आप इस दुनिया के आखिरी इंसान भी होंगे ना, तो भी हम आपसे बात नहीं करेंगे, समझे आप? सोनम चुप हो गई थी, ये सोचकर कि अब ये बम का गोला एकदम से फटेगा। पर अमित तो खामोश था। पर क्यों? पता नहीं क्यों। सोनम खुद में कंफ्यूज हो गई थी। और वैसे भी आपका तो पता नहीं, पर हमें बहुत कुछ करना है अपनी जिंदगी में। आप ना बस अटके रहिए अपनी एरोगेंसी में, अपने सड़ूपन में। सोनम ने अमित को खामोश देखकर जानबूझकर तेज आवाज में कहा और फिर वहाँ से आगे बढ़ गई।
सोनम के वहां से जाते ही अमित जैसे अपने सेंसेस में वापस आ गया था। और आता भी क्यों नहीं, आखिर जिस चेहरे में वो खोया हुआ था वो अब उसके सामने जो नहीं था। हे यू! डुग्गू अपने लगेज को कवर करके उसके पीछे पीछे भागा, पर तब तक सोनम टैक्सी करके वहां से निकल चुकी थी। व्हाट अ क्रेजी गर्ल! मुझे डॉक्टर अमित रघुवंशी को इतना कुछ सुनाकर चली गई। आई स्वेयर, अगर ये मुझे फिर कभी मिली ना तब बताऊंगा इसे कि मैं चीज क्या हूँ। अमित ने मनी मन सोचा और फिर वो भी टैक्सी लेकर वहां से निकल गया। सोनम अपने हॉस्टल पहुंच गई। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने अपनी रिपोर्टिंग दी और अपने रूम की डुप्लीकेट चाबी लेकर वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर में अमित भी AFMC कैंपस में पहुंच गया। वहां से वो अपने सीनियर विंग के हॉस्टल की तरफ चला गया। वापस आ गए कैप्टन साहब। उसके कमरे में घुसते ही पीछे से सौरभ ने उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, तुझे क्या दिख रहा है? अमित ने उल्टा सवाल कर दिया था बजाय जवाब देने के। अरे क्या हुआ डुग्गू, घर वापसी पर तो बंदे फ्रेश मूड में होते हैं, पर तुझे देखकर तो ऐसा फील होता है जैसे तू काला पानी की सजा काट कर आ रहा है। सौरभ बिस्तर पर बैठते हुए बोला। अरे तो मेरा घर जाना कौन सी किसी काले पानी की सजा से कम होता है? अमित ने अपने बैग को अनपैक करते हुए कहा। अबे बैठ ना, रिलैक्स हो, बता क्या बात है? ये सब काम तो तू बाद में भी कर सकता है। सौरभ ने अमित के हाथों को पकड़कर अपने पास ही बिठा लिया था। अरे यार इनफ इज इनफ, हर बार वो बस एक ही बात और मेरा हर बार वही जवाब, डुग्गू झल्लाते हुए बोला। खुद को उन सबके सामने आने से भी बचाता हूँ मैं। पता नहीं कब कौन से समय में वो लोग वही घिसी पिटी बातें लेकर बैठ जाएं, जिन्हें मैं सुनना भी नहीं चाहता हूँ। नहीं अच्छा लगता है यार यूं ऐसे अपने ही घर में अपने ही घर वालों से नजरें चुरा कर रहने में, पर वो लोग मेरे सामने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते हैं। अमित कभी तो खुद पर झुंझलाता था और कभी अपने घर वालों पर, तो तू ही कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं अपना लेता है? सौरभ ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर पास में रखे हुए उसके बैग की जिप के साथ खेलने लगा। कौन सा दूसरा रास्ता? डुग्गू ने लापरवाही से सौरभ की तरफ देखा। सौरभ ने भी एक अर्थपूर्ण दृष्टि उसके ऊपर डाली। अमित सिटपिटा कर रह गया। पागल हो गया तू? डुग्गू लगभग अपनी जगह से उठ चुका था। अबे बैठ भी। सौरभ ने उसे फिर से हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठा लिया। हमेशा जल्दी के घोड़े पर सवार क्यों रहता है तू? और वैसे भी आंटी जी, अंकल जी, दादी और प्रिया अगर ऐसा कुछ चाहती हैं तो फिर गलत क्या चाहती हैं? सौरभ ने अपनी एक बाहों को ऊपर उठाते हुए कहा। प्लीज यार प्लीज, अब तू मत शुरू हो जाना। वैसे भी उसकी वजह से पूरे रास्ते दिमाग खराब रहा है मेरा। अमित मुंह बनाते हुए बोला और टॉवल लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया। हैं? अबे क्या कह गया ये? कौन है ऐसा जिसने भाई को, डुग्गू भाई को, AFMC के दबंग कैप्टन डॉक्टर अमित रघुवंशी को परेशान कर दिया? अच्छा सुन, परेशान करने वाली थी या वाला था? सौरभ ने वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा। अभी बताओ या फिर कुछ देर बाद? अमित भी वॉशरूम के अंदर से ही चिल्लाकर बोला। और रहने दे भाई, तू आराम से नहा ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट करता हूँ। सौरभ वहाँ से मेस की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद सौरभ अमित के रूम में वापस आ गया। उसके हाथ में एक चाय की केटल और कुछ नमकीन के पैकेट्स थे। यार थक चुका हूँ इन सब फैमिली मेलोड्रामा से, अमित ने चाय पीते हुए कहा। पता नहीं क्यों तुझे ये सब एक ड्रामा लगता है। अरे फैमिली के बिना जीना भी कोई जीना है, सौरभ ने कहा। तू और पीयू दोनों एक ही जैसी बातें बोलते हो, अमित ने चाय का आखिरी घूंट भरते हुए कहा। तभी तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं मिस्टर रघुवंशी, सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम दोनों को क्या लगता है कि मुझे फैमिली से एलर्जी है? रहता तो हूँ अपने परिवार के साथ, डुग्गू हैरानी से बोला। अबे मेरे कैप्टन, इस परिवार के अलावा भी तेरी खुद की भी तो फैमिली होनी चाहिए ना, और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि तू शादी नहीं करेगा, सौरभ ने कप समेटते हुए कहा। और वो कभी भी नहीं होगी, अमित ने सपाट लहजे में कहा और एक बार फिर से अपने काम में लग गया। सौरभ कुछ बोलता इससे पहले ही उसके कानों में डुग्गू की आवाज आई। मुझे जरा मेरे काम कर लेने दे, तुझसे मैं शाम को मेस में मिलता हूँ। वाह बेटा, बिना कहे ये भी बता देता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा। दरवाजा थोड़ा सा बंद करके जाना, अमित अपने काम में लगे हुए ही बोला। सौरभ वहाँ से पैर पटकते हुए बाहर चला गया। वहीं अपने हॉस्टल के रूम में सोनम चैन से सो रही थी, इस बात से अनजान कि उसकी वजह से किसी का सुख चैन हराम हो चुका था, भले ही गुस्से में, पर वो जब भी इस सफर को याद करेगा तो सोनम को जरूर याद करेगा।